हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और मज़ा भी आ रहा होगा इस चैप्टर को पढ़ने में, क्योंकि इस चैप्टर से आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे अपनी लाइफ से। तो होपफुली चीज़ें समझ में आ रही होगी। आज थर्ड लेक्चर है इस चैप्टर का और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री। अब लोगों को लग रहा होगा कि यार ये तो ऐसे ही पढ़ा रहा है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक्चुअल फैक्ट्स है उनके साथ ये सारी चीज़ें आपको रिलेट करके समझाऊं, जिससे कि कहानी हो जाए, फैक्ट्स के फैक्ट्स हो जाए और चैप्टर का चैप्टर भी समझ में आ जाए। तो ऐसे मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ इस चैप्टर को कंप्लीट करने की। और अभी तक हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्रॉप इम्प्रूवमेंट जो था, क्रॉप प्रोटेक्शन जो था, जो लास्ट क्लास के अंदर था, वो सब हमने कवर कर लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है भाई साहब? एनिमल हस्बेंड्री वो है जिसके अंदर हम जो जानवर लोग हैं उनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। कितना सुन के कितना नेगेटिव सी आती है कि जानवरों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना, वो क्या हो जाएगा? एनिमल हस्बेंड्री हो जाएगा। लेकिन आज की जो बढ़ती पॉपुलेशन है, वो सब कर जो बढ़ती पॉपुलेशन है उसको करने के लिए, उसको फीड करने के लिए, उसको चलाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है। एनिमल हस्बेंड्री उसके लिए ज़रूरी होता है। और कई बार ऐसा नहीं होता हर बार नेगेटिव हुआ एनिमल हस्बेंड्री, कुछ चीज़ों में फ़ायदा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग काव और बफेलो को क्या करते हैं, पालते हैं, तो उनके जो फीड होती है, जो उनका खाना पीना आता है, उन्हें खाना पीना मिल जाता है, बदले में इंसानों को क्या मिल जाता है? मिल्क मिल जाता है, कोई और पर्पस हो वो मिल जाता है ना। तो उस केस में अच्छाई भी है। हर चीज़ में नेगेटिविटी ज़रूरी नहीं है हो। तो एनिमल्स को अपने फूड या फिर किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना इज़ एनिमल हस्बेंड्री। डेफिनेशन की बात करूँ तो एनिमल हस्बेंड्री इज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल इन एन एफिशिएंट मैनर टू ऑब्टेन फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम देम। सिंपल सिंपल जो मैंने आपको कहा वही मैंने आपको हिंदी में समझाया, है ना। जो इस पे लिखा है वो मैंने आपको हिंदी में समझाया। अब पर्पस क्या हो सकते हैं तुम्हारा? मिल्क हो सकता है, जिसके अंदर हम काओ, बफेलो जो होती है, स्पेलिंग बफेलो की मुझे लगता है गलत है, देख लेना यार, है ना। मेरी स्पेलिंग ऐसी होती है, कई बार गड़बड़ी कर देता हूँ मैं। दूसरा, हम उसको उनको फील्ड वर्क के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बैल होता है, जिसे हम बुल भी बोल देते हैं, उसको हम फील्ड वर्क खेत जोतने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो वहां पर इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लस बुल कार्ट, ट्रांसपोर्टेशन, कुछ चीज को ट्रांसपोर्ट, आज के टाइम में तो इतना नहीं है लेकिन पुराने टाइम में बहुत होता था। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम क्या यूज करते थे? बुल कार्ट को यूज करते थे। बुल कार्ट इज बुग्गी, है ना। बुग्गी बोलते थे हम तो, आप लोग क्या बोलते थे बताना मुझे। हम तो बुग्गी बोलते थे, है ना। झोटा बुग्गी बोलते थे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? बुल कार्ट हो जाएगा। तो पर्पस इसके ये तीन हो जाएंगे। मिल्क लेना, जो कि जो लार्ज पॉपुलेशन है, जो उनकी डेफिशिएंसी है उसको ख़त्म करने के लिए। फील्ड वर्क जो हो गया, जो खेत वेत जोतना हो गया। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह, या आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना इस ट्रांसपोर्टेशन। अब टाइप्स ऑफ कैटल्स कौन कौन सी हो सकती है? काओ, बफेलो। काओ और बफेलो के साइंटिफिक नेम होते हैं। जैसे काओ का होता है बॉस इंडिकस और बफेले का होता है बॉस विबेलिस। बफेले को तो बी और बी से याद आप रख सकते हो, और सी आई से याद रख सकते हो आप काओ को। ये कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ कंपटीशन में ही ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है कंपटीशन के अंदर ये, है ना। नीट के अंदर नहीं बात करना, और भी अदर कंपटीशन होते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लस कुछ और चीज, जैसे मिल्च एनिमल्स क्या होते हैं? एक टर्म आती है मिल्च एनिमल, एक टर्म आती है ड्रोट एनिमल्स। मिल्च एनिमल नाम से ही पता लग रहा है, जो एनिमल्स हम मिल्क लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मिल्क ऑब्टेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मिल्च एनिमल। ऐसे एनिमल जो फील्ड वर्क के लिए अदर देन मिल्क को छोड़ के अदर पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो होते हैं ड्रोट एनिमल्स। ठीक है। तो मिल्च एनिमल के अंदर क्या आ जाएगा? मिल्क प्रोडक्शन आ जाएगा। ड्रोट एनिमल आ जाएगा विच डज नॉट प्रोड्यूस मिल्क, आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल वर्क, जैसे खेत जोतने वगैरह के अंदर इस्तेमाल होता है। लास्ट आता है लैक्टेशनल पीरियड। लैक्टेशनल पीरियड वो होता है, क्या होता है, जब नया नया बच्चा जन्म लेता है,
काउ से मान लो अपनी जो गाय है, गाय ने क्या किया, अपने नए जो बेटा या बेटी है उसको जन्म दिया, तो उस टाइम पे क्या होती है, काउ जो है मिल्क प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती है। मिल्क प्रोडक्शन से लेके जो उसकी अगली प्रेगनेंसी है, जब नेक्स्ट टाइम पे वो प्रेग्नेंट होगी एक नए बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए, वहां तक का जो वो मिल्क प्रोडक्शन वाला फेज है उसको हम लैक्टेशनल पीरियड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ये काउ है, काउ की फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई, फर्स्ट प्रेगनेंसी होने पे मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, और फिर सेकंड प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई, फिर क्या हुई, सेकंड प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई। इस टाइम पे जो ये पूरा का पूरा एक फेज है जिसके अंदर हम मिल्क ऑब्टेन कर रहे हैं, इसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम लैक्टेशनल पीरियड बोलते हैं। नोट कर लो इसको, फिर चलते हैं, इसको भी नोट करो, पहले इसको नोट करो डेफिनेशन को, देन फिर उसको करना पॉज करके। करे नेक्स्ट, लो जी, लो जी, लो जी, हो गया, चलो जी नेक्स्ट। अब एनिमल हस्बेंड्री के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। अब कोई भी गाय भैंस आप मान लो, आपने देखा होगा अपने गांव वगैरह में जब आए हो, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, साफ सफाई बहुत होनी चाहिए, क्योंकि अगर साफ सफाई नहीं होगी तो बीमारी होने का डर बहुत ज़्यादा रहता है, और अगर बीमारी हो गई तो 80,000 1 लाख की भैंस टपक जाएगी, है ना। तो ये चीज़ है, तो क्लीनिनेस होनी ज़रूरी है। जहाँ पर आप जो अपना एनिमल है उसको पूरा फीडिंग करा रहे हैं, या आप वहाँ पर उनको रहने की जगह दे रहे हैं, वहाँ पर टेम्परेचर भी कंट्रोल होना चाहिए, साथ में जो साफ सफाई है उसका खास ध्यान रखना चाहिए, साथ में जो फूड है उसका फूड जो डाइट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी डाइट अच्छी होगी तभी वो अच्छी क्वालिटी का मिल्क प्रोवाइड कर पाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मिल्क का केस है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात लेते हैं आज के टाइम में, तो क्या होता है भाई साहब, वो जो दूध बेचने वाले होते हैं वो लाते हैं कि इंजेक्शन उठा के, इंजेक्शन ला के मारते हैं सीधा किसके अंदर, भैंस के अंदर, और उससे क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन वो इंक्रीज करते हैं। बट ये सही तरीका है नहीं है, इससे बेटर है आप जो फीड है, जो उसका खाना है वो अच्छा करे, खाना अच्छा होने की वजह से उसे न्यूट्रिशन पूरा मिलेगा, न्यूट्रिशन पूरा मिलने की वजह से जो मिल्क प्रोडक्शन होगी और मिल्क की क्वालिटी होगी वो भी अच्छी होगी। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको लिखे हुए मिलती है। रूफ शेल्टर विद गुड वेंटिलेशन, वेंटिलेशन होनी चाहिए, हवा का आन प्रदान अच्छा होना चाहिए, रेन और जो हीट एंड कोल्ड है उससे प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, जो साफ सफाई है, जो नहलाना वहलाना है अपने डंगरों को वो भी अच्छा होना चाहिए, है ना। ये चीज़ यहाँ पर पानी वगैरह उसे अच्छे से मिलना चाहिए, फूड अच्छा मिलना चाहिए, रफेज हो गया, अपना कंसनट्रेट हो गया, प्रोटीन्स वगैरह हो गया, और जो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे अगर आप कुछ फूड सप्लीमेंट भी कई केसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं कैटल्स वगैरह के लिए, अगर नॉर्मल फूड से वो विटामिन या फिर प्रोटीन वगैरह नहीं यूज़ हो पा रहा, तो उस टाइम पे जो सप्लीमेंट्स है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर क्या हो जाता है, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ही, मतलब एनिमल हस्बेंड्री तो चल ही रहा है, अब आता है डिजीज रेसिस्टेंस होना चाहिए, कोई भी बीमारी ना लगे, ऐसी चीज़ें। अब जब हम क्लीनिनेस रखेंगे तो ऑब्वियसली बीमारी से प्रोटेक्शन के लिए रखेंगे। क्या होता है, दो तरह के एनिमल्स के ऊपर दो तरह के पैरासाइट लग सकते हैं। मान लो ये गाय है, वाह मेरी ड्राइंग, है ना, ये एक गाय है, मजाक मत बनाना मेरी, है ना, ये एक गाय है ना। दो केस हो सकते हैं, एक तो कोई इंसेक्ट इसके ऊपर आके इस तरह से चिपक जाए, ये आके चिपक के इससे अपना ब्लड सक करता रहे, ये एक इंसेक्ट यहाँ पर आके इससे चिपक के ब्लड सक करता रहे, ऐसे इंसेक्ट्स को बोलते हैं हम पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो आपसे, आपके ऊपर या आपके अंदर रहकर आपसे फूड ऑब्टेन करे डायरेक्टली, उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। जैसे आपके पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो कीड़े होने क्या है, पैरासाइट है, क्योंकि वो आपके ही पेट में रह के आपसे ही अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पैरासाइट। या फिर बोलो जू, जो बालों में जुएं हो जाती हैं,
वो जुएं भी क्या है, पैरासाइट है, क्योंकि वो आपकी सतह पर रह के, आपके सर की सतह पर रहकर आपसे चिपक के ब्लड सक करते हैं और अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो आपसे चिपक के या फिर आपके साथ रह के आपसे फूड ऑब्टेन करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप पैरासाइट बोलते हैं। और पैरासाइट दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो आपके ऊपर चिपक के फूड ऑब्टेन कर सकते हैं, उनको बोलते हैं अब एक्टोपैरासाइट, या फिर वो आपके अंदर जो पेट के अंदर कीड़े वगैरह हो जाते हैं वो हो सकते हैं, उनको बोलते हैं एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट, एक्टो यानी बाहर, एंडोपैरासाइट, एंडो मतलब अंदर। तो एक्टोपैरासाइट वो जो बाहर रहकर जो है फूड ऑब्टेन करेंगे, और जो इंटरनल पैरासाइट या फिर एंडो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, काम आने वाली टर्म है इसलिए इसको बोलते हैं, ये है लिविंग आउट इनसाइड और आउटसाइड। ये वाला जैसा है ये एक्सटर्नल है, तो इसको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। इसको बोलते हैं हम एंडोपैरासाइट, जो अंदर रहते हैं। एक्टो मतलब आउटसाइड, एंडो मतलब इनसाइड, है ना। तो जो अपने कैटल है उसके ऊपर अगर मान लो कोई चिंचड़ वगैरह चिपट जाती है, एक्चुअल टर्म जो होती है उसकी टिक्स टिक्स बोलते हैं ना, टिक्स वगैरह जो होते हैं वो चिपक जाते हैं, जो कि ब्लड सक करते हैं, उनसे बचाना है। दूसरा जो इंटरनल पैरासाइट्स है, जो कि जो अपने क्या होते हैं, पेट के कीड़े होते हैं, जिसको हम फ्लूक्स बोल देते हैं। ये पेट के कीड़े होते हैं जो अपने इंटेस्टाइन में रह के उनसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। प्लस बैक्टीरिया वायरसेस जो है उनके इन्फेक्शन ना हो उससे प्रोवाइड करना है। और ये सारी चीज़ें आप कितनी क्लीनिनेस रख रहे हो, कितनी साफ सफाई रख रहे हो, उस पर डिपेंड करती है। नोट कर लो इसको, और ये वाली टर्म जरूर नोट करना। चले, अब नेक्स्ट आते हैं एनिमल हस्बेंड्री खत्म। एनिमल हस्बेंड्री के बाद आता है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग यानी कि अगर अपने जो चिड़िया लोग हैं, जो अपनी बर्ड्स वगैरह हैं, उनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है इस पोल्ट्री फार्मिंग। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं उनकी, या तो हम उनके अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं या उनका मीट इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही आता है पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर। जैसे चिकन, चिकन दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है अपना, है ना, हैन जिसको बोलते हैं। हैन जो है अपना दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, एक तो मीट खाने के लिए, चिकन तंदूरी, चिकन टिक्का, ये सब इस्तेमाल करने के लिए, या फिर अंडा इस्तेमाल करना, है ना, बॉइल्ड एग या फिर ऑमलेट जो हो गया, ये सब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के लिए जो हम चिड़ियाओं को ग्रो करते हैं फार्म्स के अंदर, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग्स बोलते हैं, है ना। जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी वाली टर्म मेरे को दोबारा से याद नहीं आ रही इसकी, मुर्गा पालन बोलते हैं इसको, मुर्गी पालन या फिर मुर्गा पालन बोलते हैं उसको, है ना। तो पोल्ट्री फार्मिंग क्या है, पोल्ट्री फार्मिंग में हम बर्ड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं या तो एग्स प्रोडक्शन के लिए या फिर मीट प्रोडक्शन के लिए। अगर उनको एग प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो उनको बोलते हैं लेयर्स। लेयर्स वो बर्ड्स होती हैं जिनको एग ऑब्टेन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और ब्रॉयलर्स वो वाली जो है जो जिनको मीट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और कुछ तो ऐसी है जो बेचारी दोनों के अंदर आती है, अब ना चिकन या फिर बोलो है ना, वो दोनों के अंदर इस्तेमाल हो रहे। उसको मीट के लिए इस्तेमाल करते हैं, फीमेल है तो उसको लिए एग के लिए इस्तेमाल करेंगे, मेल है तो उसको उसको किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, मीट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुछ चीज़ है ना, ये कुछ चीज़ है। साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आ जाती है, दे कैन बी यूज्ड आफ्टर 20 वीक्स व्हेन सेक्सुअल मैच्योरिटी हैज़ बीन अटेम्प्टेड टू ले एग्स। यानी कि 20, जैसे आज कोई चूजा निकला अपने अंडे से, उसके 20 हफ्ते बाद वो अंडे देना स्टार्ट कर देता है, तो उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं हम क्या। लेकिन आज के टाइम में ये सच्चाई है, बिल्कुल नहीं, ये सच्चाई नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में आपने इंटरनेट के ऊपर वीडियोस देखी होगी, आज के टाइम में 20 हफ्तों का अपने पास टाइमिंग कहाँ है, क्योंकि इतने सारे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, वहाँ तक अंडे पहुँचाने हैं, वहाँ तक चिकन प्रोवाइड करना है, लोग घर में भी बना रहे हैं, वहाँ पे भी प्रोवाइड करना है, तो वहाँ तक इतनी सप्लाई को कैसे मेंटेन करेंगे। तो वह ऐसे चूज़ों को उठाते हैं, इंजेक्शन मारते हैं, और हफ्ते भर के अंदर वो इतने बड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, अपने अंडा देना स्टार्ट हो जाते हैं। जिसकी वजह से हमारे अंदर आज के टाइम में जिन इंजेक्शंस की वजह से जो उन्हें एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उनकी वजह से आज के टाइम में हमारे अंदर बीमारी होना बहुत कॉमन हो गई है। और इसके ऊपर जेनेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट लंबा कॉन्सेप्ट है, तो पूरा तो डिटेल में नहीं बता सकता, बट हाँ यही रीज़न है आज के टाइम में जो दवाइयाँ हैं, जो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स है, वो हमारे पर वर्क नहीं कर पाती नॉर्मल डोज के अंदर, कम डोज के अंदर।
फॉर एग्जांपल 250 mg 300 mg, ये सब आज के टाइम में लोगों के ऊपर वर्क नहीं कर पा रही है क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी इतना एंटीबायोटिक जा रहा है थ्रू एग्स एंड चिकन्स। ठीक है, ये चीज़ है। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए भी अगर आप अपना मुर्गी क्या होता है, मुर्गी मैंने क्या बताया था आपको, मुर्गी पालन खोलने वाला है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, अच्छी चिक्स होनी चाहिए, लो मेंटेनेंस होना चाहिए जिससे खर्चा कम और प्रॉफिट ज़्यादा निकल सके। ब्रीडिंग अच्छे से करानी है, दोनों की मेल और फीमेल की जो मीटिंग है वो सही से करानी है। फीडिंग अच्छी होनी चाहिए, क्लीनिनेस होनी चाहिए, ये सब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये नोट करो, अब ये नोट करो। चलो नेक्स्ट आता है फिशिंग। करें फिशिंग ऑब्वियसली फॉर मछली प्रोडक्शन के लिए। अब मछली के अंदर काफ़ी चीज़ें मिल सकती है हमें। फॉर एग्जांपल पहली चीज़ तो मीट, इनके जो मीट होता है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनली अच्छा माना जाता है, तो मीट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है फिश को। दूसरा किसके लिए, कुछ कैप्सूल्स से सुने होंगे आपने, ओमेगा कैप्सूल। ओमेगा जो 3 होता है वो हमारे ब्रेन की जो मेमोरी के लिए होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो अगर जो अपने कंजप्शंस के लिए या फिर जो अपनी मेडिसिन के लिए जो प्रोडक्शन करवानी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फिश फार्मिंग बोल सकते हैं। ये नेचुरली भी हो सकती है और फ्रॉम फिश फार्मिंग भी हो सकती है ना। तो नेचुरली या तो उसको नेचुरल पॉन्ड से हम कैप्चर कर सकते हैं फिशिंग के थ्रू, जो ऐसे अंग्रेज लोगों को आपने इस तरह आजकल देखा होगा, आजकल तो इंडिया में भी बहुत कॉमन हो गया। या फिर दूसरा उसके अंदर मच्छी पालन भी कर सकते हैं, मछली पालन बोलते हैं उसको हिंदी में, है ना। उसके अंदर पॉन्ड, एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया जाता है, उसके अंदर जो है मछलियों को ग्रो किया जाता है। क्लियर। अच्छा, अब जो होती है फिश जो हो सकती है, जो फिशिंग कल्चर हो सकता है वो दो तरीके का हो सकता है। कौन कौन सा, एक तो अनफिन्ड और एक फिन्ड। फिन्ड फिशेस जिसके अंदर क्या आ जाएगी अपनी नॉर्मल जो कार्टिलेज वाली फिश है, जिसके अंदर बिना हड्डी वाली कार्टिलेजिनस फिश। जनरली इसको हम खाते नहीं है, कार्टिलेज वाली फिश को हम नहीं खाते, और अपनी बोनी फिश, हड्डी वाली फिश, इसको हम खाते हैं, वो इसके अंदर आ जाएंगी। दूसरी आ जाएगी अनफिन्ड, इसको ट्रू फिश भी बोला जाता है, ट्रू भी बोला जाता है इसको, है ना। दूसरी आती है अनफिन्ड फिश, इसके अंदर आ जाएंगे प्रॉन्स एंड मोल्यूस्क। प्रॉन्स सुना है, झींगे, मोल्यूस्क केकड़े, जो केकड़ा है क्या बोलते हैं उसको, ऑक्टोपस जो होता है वो मोल्यूस्क के अंदर आता है, उसको हम मोल्यूस्क बोलते हैं ना, जैसे ऑक्टोपस, सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स, है ना, वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो दो तरीके हो सकते हैं, फिन फिश जिसको हम ट्रू फिश भी बोलते हैं, जिसके अंदर कार्टिलेज फिश और बोनी फिश भी आ जाते हैं। सिंपल फिन की बात करो, फिन यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो ये मछली है, ये मछली है, जो यहाँ पर ये फिन है, ये है फिन। एक तो फिन हो जाएगी, फिंड हो जाएगी, और एक अनफिंड हो जाएगी। क्लियर है। तो दो तरह की यहाँ पर फिश हो सकती है, फिन फिश और अनफिंड फिश। क्लियर। अब यहाँ पर फिश फार्मिंग के लिए क्या जरूरी हो सकता है, या तो यहाँ पर जो मैरीन फिश हो सकती हैं, जो अपने सोल्टी वाटर जैसे ओशन होती है वहां से ऑब्टेन हो सकती है, उसको बोलते हैं जिसके अंदर अगर हम एक्वा जो कल्चर बना रहे हैं, जिसके अंदर हम फिश को ग्रो कर रहे हैं, उसके अंदर नमक वाला पानी का, नमक वाली मछलियों को ग्रो करना है, ऐसे कल्चर को हम क्या बोल देते हैं, मैरीन कल्चर, मैराई कल्चर, है ना। मैरीन फिशरीज को अंदर बोल देते हैं। इसके अंदर क्या होती है, काफ़ी चीज़ें यूज़ होती हैं। मैरीन फिशेज आर कोट यूजिंग, उसमें फिश नेट से और मैकेनिकल मेथड से वहाँ पर उन्हें कैच किया जाता है। एग्जाम्पल आ जाएगा मैरीन फिशेज का ट्यूना, बॉम्बे डक, प्रॉन्स, है ना। मैराइन यानी कि जो ओशन में मिलते हैं, ऐसी फिशेज को तो अब ओशन में तो हम करते ही हैं, ऑलरेडी आपने डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा, बट कई बार इन्हें आर्टिफिशियली भी ग्रो किया जाता है ना। क्लियर है। दूसरी हो सकती है कंपोजिट फिश, जिसके अंदर क्या होता है, कंपोजिट फिश के अंदर क्या होता है बेटा, ओके ओके, हाँ, कंपोजिट फिश के अंदर बेटा क्या होता है, कंपोजिट फिश के अंदर हम 5 से 6 वैरायटी एक ही पॉन्ड के अंदर कल्चर किए जाते हैं। एक ही पॉन्ड के अंदर हम 5 से 6 डिफरेंट वैरायटी, जिसके अंदर
फ्रेश वाटर फिशेस भी आ जाती है और तुम्हारी मेराइन फिशेस भी आ जाती है, वो सारी आ जाती है। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, तुम्हारा कंपोजिट फिश कल्चर बोल देते हैं। जैसे कैटला, रोहू, मृगल, कॉमन कार्प, इनको एक साथ अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे, कंपोजिट फिश कल्चर। क्लियर है? तो इसको नोट करो, ये हो गया था पहले वाला। हाँ, ये पॉज करो, नोट करो, पॉज करो, नोट करो। हेलो 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 हेलो, माइक माइक माइक, ओके, हो गया, उम्मीद है हो गया होगा। तो हाँ, अभी मैं माइक टेस्ट कर रहा था क्योंकि वो माइक में मुझे लग रहा था कुछ प्रॉब्लम आ गई है, बट ये सही काम कर रहा है। ओके, तो हाँ, ये अब एग्जाम्पल ऑफ फिश, कैटला जो होती है वो अपर पार्ट में फीड करती है, यानी कि जो सतह होती है पानी की वो वहाँ पर फीड करती है। रोहू जो होती है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर जो अपर पार्ट के अंदर फीड कर रही है, अपर पार्ट के अंदर रहती है, उसको हम कैटला बोलते हैं। बीच वाले पार्ट के अंदर जो रहती है वो रोहू होती है। और मृगल्स जो होते हैं वो लोअर पार्ट के अंदर पाई जाती है। ये जो है अपनी कौन सी फिश है, ये अपनी कैटला है, ये है अपनी रोहू, और ये है अपनी मृगल्स, या फिर इनको रिगल्स भी बोला जाता है कई जगह। ये इनकी शक्ल है, मुझे तो सब सेम लगती है। मैं फिश नहीं खाता तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, मुझे तो सब सेम सी लगती है देखना। हाँ, एडवांटेज मोर यील्ड। प्रॉब्लम क्या हो सकती है फिशी में, तुम्हारा मानसून की वजह से फिश कल्चर डैमेज हो सकता है। मान लो बहुत ज़्यादा बरसात हो गई, बरसात होने की वजह से क्या होगा, जो मैराइन फिश है वो फ्रेश वाटर के अंदर बदल जाएगा और सारी फिश क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। तो वहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन करना और जो क्लाइमेट मेंटेन करना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ठीक है, नोट कर लो, आसान है ना। अगला क्या है, बी कीपिंग। तो लास्ट पार्ट के पास हम पहुंच गए इस चैप्टर के। तो अब लास्ट पार्ट जो आता है वो आता है बी कीपिंग। बी कीपिंग इज सिंपल, जो अपना मधुमक्खी पालन है उसको हम क्या बोलते हैं, बी कीपिंग बोलते हैं। जिसके अंदर बॉक्सेस होते हैं, कुछ बॉक्सेस होते हैं, उसके अंदर ये नॉर्मली खेत के अंदर की जाती है। तो इसका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक तो हम यहाँ पर किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, किसके लिए इस्तेमाल करेंगे बी कीपिंग को, एक तो हम हनी के लिए इस्तेमाल करेंगे, दूसरा ये जो दूसरी अच्छी चीज करवाते हैं वो करवाते हैं पॉलिनेशन। अगर आपको पॉलिनेशन नहीं पता तो जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी मेल और फीमेल होते हैं। जो रिप्रोडक्शन वहाँ पर प्लांट्स के अंदर करवाया जाता है वो करवाया जाता है फ्लावर के थ्रू, है ना। मान लो एक ये फ्लावर है, ऐसे ही बना रहा हूँ मैं ड्राइंग, देखना। मेल मेल क्या करते हैं, जो रिप्रोडक्शन जो करवाते हैं वो किसके थ्रू करवाते हैं, छोटे छोटे दानेदार जैसे स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह से। एक बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझा रहा हूँ, इस तरह के इसलिए डायग्राम बना रहा हूँ, है ना। इनको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। इनको हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। दूसरी तरफ ये फीमेल फ्लावर है। ये फीमेल फ्लावर को क्या चाहिए होता है, इसके अंदर अंदर की तरफ यहाँ पर बीचम बीच यहाँ पर रखा हुआ होता है अंडा, जिसको हम बोलते हैं एग। ये है फीमेल फ्लावर। अब दोनों का मिलन कराने के लिए, दोनों के मिलन के लिए पोलन ग्रेन को ट्रांसफर होना पड़ता है फीमेल के पास। अब ये या तो हवा के थ्रू हो जाए या पानी के थ्रू हो सकता है, या तीसरा तरीका है अपना हनी बीज। तीसरा तरीका क्या है, हनी बीज। क्या होगा, जो हनी बी है वो हनी बी आके क्या होगा, जैसे ये हनी बी है, ये हनी बी है, ये क्या होगा जब इसके ऊपर आके बैठेगी तो बैठने से क्या होगा, जो ये पोलन ग्रेन है ये इसके ऊपर यहाँ पर आके चिपक जाएगा। ये क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। अब ये टहलती टहलती है कि फूल पे तो फीड नहीं करेगी। अब ऐसा भी होगा ये भी नहीं देख के बैठेगी कि मेल फ्लावर है फीमेल फ्लावर है, ये तो बस बैठ जाएगी। अब क्या होगा, एक ना बार ऐसा ऐसा होगा जब ये वाली मधुमक्खी फीमेल इसी प्लांट के फीमेल फ्लावर के पास जाकर बैठेगी। जब ये यहाँ पर जाके बैठेगी तो क्या होगा, तो जो इससे चिपका हुआ जो पोलन ग्रेन था वो आके इसके ऊपर अब चिपक जाएगा और ये ट्रेवल करके चले जाता है अपने एग के पास, जिनका मिलन हो जाता है। इस मिलन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। मैं ऑलरेडी शायद आपको सेल वाले पार्ट के अंदर पढ़ाया था इस चीज को।
इस पार्ट को हम फर्टिलाइजेशन बोलते थे, जिसकी वजह से एक नया प्लांट बन जाता है, जिसकी वजह से एक नया प्लांट बन जाता है। तो दूसरा एक खास बात इसकी क्या है, दूसरी ये चीज आती है काम पॉलिनेशन के अंदर। सिंपल बात मेरा समझाने का मतलब पूरे इस कहानी से ये था। तो बी कीपिंग किस लिए की जाती है, हनी के लिए, हनी और वैक्स को ऑब्टेन करने के लिए, साथ में ये पॉलिनेशन जैसी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। सम कॉमन वैरायटी इसके अंदर आ जाती है एपिस इंडिका, जिसमें इंडियन भी आ जाती है, डोरसेटा, रॉक भी आ जाती है, फ्लोरा लिटिल भी आ जाती है। एग्जाम्पल याद हो रहा है यार, रखो, भूलना चाहो भूल भी सकते हो, लेकिन ये वाला एग्जाम्पल मत भूलना। जो ज़्यादातर वैरायटी इस्तेमाल होती है एनिमी की, वो कौन सी होती है, अपनी मेलीफेरा, एपिस मेलीफेरा उसको बोलते हैं। ये एक इटालियन वैरायटी है और इसको इस्तेमाल इसलिए किया जाता है इंडियन मार्केट के अंदर क्योंकि ये हनी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करती है, हनी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छा है, जो है इन डंक नहीं मारती, काटती नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और साथ में एक अपने जो एक छत्ते के टाइम पे एक जगह पे बहुत लंबे टाइम तक भी रहती है। ये कुछ यहाँ पर इसके फायदे हैं, जिसकी वजह से ये वाली हम यहाँ पर हनी भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको इस वाले डायग्राम के अंदर भी ये अंकल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। अंकल बोल रहा हूँ मैं उनको, सुन लिया ना, बहुत मारेंगे मुझे। ठीक है, कुछ और टर्म्स है छोटी छोटी इस चैप्टर के अंदर, उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होगी, हवा में से नहीं जा रही होगी। तो और चीज़ें हैं जैसे अपाइल, द सेटिंग ऑफ नंबर ऑफ बीहाइव्स इन अ डिजायरेबल लोकेशन इन अ सिस्टमैटिक मैनर दैट अलाउ मैक्सिमम पोलन एंड नेक्टर कलेक्शन। एक जिसके अंदर जो आपको दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, इसके अंदर बॉक्सेस के अंदर क्या हो रहा है, जो है ये अपने हनी बी को कलेक्ट कर रहे हैं, जिससे यहीं पे ही अपना जो हनी है वो भी कलेक्ट हो रहा है। साथ में जो पोलन ग्रेन है जो हम बात कर रहे थे, वो भी कई चीज़ों के अंदर इस्तेमाल होते हैं, उससे भी काफ़ी दवाइयाँ बनाई जाती है। तो साथ में जब ये यहाँ आकर बैठेंगी तो यहाँ पर पोलन ग्रेन भी इकट्ठे होंगे। ये जो पूरा का पूरा सिस्टमेटिक पैटर्न है इस चीज़ को करने का, बी हाइव्स को बनाने का, इसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, अपायरी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें दोबारा से वही एग्जांपल यहाँ पर रिपीट किए गए हैं जो हमने फर्स्ट स्लाइड के अंदर पढ़े थे। नेक्स्ट आता है, लास्ट टर्म आती है इसके अंदर, पेस्चुरेज। पेस्चुरेज द एबिलिटी ऑफ फ्लावर टू द बीज फॉर नेक्टर एंड पोलन कलेक्शन, है ना। कितना जो अपने फ्लावर है एक हनी बी के लिए अवेलेबल है, जिससे कि वो अपना हनी बना सकती है और अपना जो पोलन है वो कलेक्ट कर सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पास्चुरेज बोलते हैं। पास्चुरेज ऑफ फ्लावर इज द टाइप ऑफ क्रॉप, फ्लावर और अदर प्लांट विच फ्रॉम विच बी कलेक्ट नेक्टर एंड पैलन टू प्रोड्यूस हनी। ये वही चीज़ दोबारा से लिखी हुई है। इट अफेक्ट्स द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ हनी बी बिकॉज डिफरेंट फ्लोरा प्रोड्यूस नेक्टर एंड पोलन ऑफ डिफरेंट। देखो कहने की बात क्या है, यहाँ पर एक खेत है भैया अपना अपना मस्टर्ड का, जिसको हम क्या बोलते हैं, सरसों का खेत है, एक खेत है अपना गुलाब का। अब दोनों ही वैरायटी में डिफरेंस आएगा। अगर दो मान लो एक में हनी बी बना रही है अपने गुलाब के खेत से, एक हनी बी बना रही है अपने सरसों के खेत से, तो जो दोनों हनी होंगे उनका टेस्ट अलग होगा, क्योंकि दोनों ही जगह पर क्या हो रहा है, हनी अलग अलग फ्लावर से बन रहा है। तो वही चीज़ बना, इसी चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पास्चुरेज बोल रहे हैं। इसी चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, पास्चुरेज बोल रहे हैं। और इसी से हमारी जो हनी होता है वो इफेक्ट होता है, और यही कारण है जो अपना जो होता है, जो लास्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ है, जैसे डिफरेंट फ्लोरा प्रोड्यूस नेक्टर एंड पोलन ऑफ डिफरेंट टाइप्स सच एज आलमंड हनी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी टेस्टी। जो आलमंड हनी होता है, हनी का कश्मीर के अंदर जो पाया जाता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, क्योंकि वहाँ पर वो अलग फ्लावर जो आलमंड्स होंगे मे बी तो वो वहाँ पर फीड कर रहा है। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में, मैं भी आज पहली बार ये लाइन सुनी है कि वहाँ का आलमंड हनी बहुत फेमस होता है। मैं याद रखूँगा इस चीज़ को, आप भी याद रखोगे, आपको पता थी ये बात, मुझे बताना, है ना। तो इसी तरह से चैप्टर ख़त्म। चैप्टर बहुत लंबा था, याद रखने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, समझता हूँ, और ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। स्लाइड्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी, स्लाइड से आपको पढ़ना है। स्लाइड पहले आपको लेक्चर देखने हैं, नोट्स बनाने हैं, फिर स्लाइड्स पढ़नी है, फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी है, एनसीईआरटी आप स्किप नहीं कर सकते। तो आज इसी तरह से हमारी बायोलॉजी है 9th की, वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है। मुझे लगता है आपको बहुत मज़ा आया हुआ क्लास के अंदर, आपने इंजॉय किया हुआ क्लास को। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट किसी चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।